नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि बिहार स्टेट के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन समय का अभाव था जिस कारण नहीं बना पा रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कानों में कंगना और उसने कहा था कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत। मतलब बिहार स्टेट में जितने भी कहानियाँ लगी हुई है, सारी कहानी को एक ही वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो बिहार स्टेट में जितने भी चयनित कहानियाँ हैं, सभी कहानी को एक एक करके उसको हम लोग जो परीक्षा में आने लायक जो भी प्रश्न बनते हैं सभी को पढ़ेंगे। तो पहला है कानों में कंगना। देख पा रहे हैं आप, कानों में कंगना की अगर प्रकाशन की वर्ष बात किया जाए तो 1913 ईस्वी। लेखक राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जन्म 10 सितंबर 1890 रोहतास में, बिहार के सूर्यपुरा गांव में। इसे याद रखिएगा आप। और मृत्यु इनकी 25 मार्च 1971 ईस्वी, रोहतास बिहार में। कानों में कंगना प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी, इंदु पत्रिका में, है ना। काशी उत्तर प्रदेश से है। कहानी से संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्वक कहानी है। यानी इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक शादीशुदा इंसान भी प्रेम की लत में पड़कर वासना और प्रेम को यहाँ पर दिखाया गया है। इस कहानी में वासना और प्रेम के भेद को भी चित्रित किया गया है। इस कहानी में वेश्या के आकर्षण में पुरुषों का खोए रहना की कमजोरी का चित्रण है। इस कहानी में कथा की शुरुआत नरेंद्र का किरण से यह पूछने से होता है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है। यह कहानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की कुसुमांजलि 1913 ईस्वी में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1913 ईस्वी में जो कुसुमांजलि का प्रकाशन है ना, कहानी संग्रह में संग्रहित है। इस कहानी में वेश्या के प्रति आसक्त कथानक नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी को भूलकर धन और पारिवारिक सुख को नष्ट करने की कथा भावुकतापूर्ण चित्रित किया गया है। अगर इनकी पात्र परिचय की बात करें तो नरेंद्र हैं, किरण है, योगेश्वर है और एक जूही है ना। नरेंद्र जो नायक है, किरण नायिका, योगेश्वर किरण के पिता और नरेंद्र के गुरु, और जूही जो है वो एक किन्नर है। नरेंद्र कहानी का नायक है, किरण का पति है। वेश्या के प्रेम जाल में फंसकर किरण से दूरी बना लेता है। वेश्या के कारण अपनी सारी संपत्ति और पारिवारिक सुख नष्ट कर देता है। यह किरण की सारी गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी किन्नरी को दे देता है तथा अंत में कानों के 2 कंगन ही बच जाता है। कहानी के अंत में जब वह किरण के पास गहनों की मांग करने जब वह जाता है, तब तक किरण इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है, यानी उसका देहांत हो चुका होता है। किरण की मृत्यु के बाद नरेंद्र को बहुत पछतावा आता है, लेकिन कहा गया है ना कि अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी बाद में पछताने से बेहतर है कि शुरू में ही समझदारी वाला काम कर लेते। यहाँ पर किरण के बारे में है कि कहानी की नायिका है और नरेंद्र की पत्नी अपने जीवन में पति का प्रेम न मिलने पर जान दे देती है। यह अंत में सिर्फ अपने कानों में 2 कंगन पहन रखी थी। योगेश्वर की अगर बात करें तो योगेश्वर किरण का पिता और नरेंद्र का गुरु है। यह अपनी बेटी का हाथ नरेंद्र को देकर घर से चल पड़ते हैं। पिता के आज्ञा से नरेंद्र योगेश्वर के पास धर्म ग्रंथ सीखने जाता है ना। संपूर्ण कथासार की अगर बात करें तो कहानी की शुरुआत नरेंद्र द्वारा किरण से यह सवाल पूछने से होता है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है। नरेंद्र अपने पिता की आज्ञा से ऋषिकेश के सुंदर वन में कुटीर बनाकर रहने वाले योगेश्वर के पास धर्म ग्रंथ सीखने जाता है। योगेश्वर अपनी बेटी को नरेंद्र के हाथ में देकर चले जाते हैं। कुछ वर्ष दोनों का पारिवारिक जीवन सुखमय से बीता, बाद अत्यंत कष्टकारी हो गया। एक दिन नरेंद्र को नाचने वाली किन्नरी से प्यार हो जाता है और वह किरण की प्रेम भावना से कटता चला जाता है। वह अपनी सारी संपत्ति किन्नर वेश्या पर लुटा देते हैं। जब इस बात की खबर किरण को चलता है तो वह अपने प्राण त्याग कर देती है। भला हो भी क्यों ना, एक शादीशुदा इंसान अगर किसी किन्नर के प्रेम जाल में फंसकर, उस वासना में फंसकर अगर अपने प्रेम को, अपने विवाह को ठुकरा कर, यानी जो अपनी पत्नी होती है उसको छोड़कर दूसरे पास प्रेम करने चले जाए तो निश्चित रूप से ऐसा करने ही लगते हैं। यानी अपने मन में झकझोर हो जाती है और इस खबर को सुनकर किरण क्या कर देती है, प्राण त्याग कर देती है। किरण के मृत्यु के पश्चात नरेंद्र की आंखें खुली, परंतु अंत में पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं बचा।
प्रेम और वासना में अंतर को दिखाया गया है। कहानी से संबंधित अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो नरेंद्र किन्नरी को बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल इत्यादि देता है। कंगन को हाथ में पहना जाता है परंतु किरण कानों में पहनती है। कहानीकार ने इस कहानी में किरण की शारीरिक सुंदरता का भी वर्णन किया। किरण जबकि शारीरिक सुंदरता था, उनके पास शारीरिक सुंदरता बनाई गई थी, ईश्वरीय देन था, उसके बावजूद वो किन्नर के चक्कर में पड़ गया था। कौन? नरेश। कहानीकार के अनुसार किन्नरी मायाजाल होती है। कहानी में प्रमुख संवाद की अगर बात करें तो किरण तुम्हारे कानों में क्या है, किसने कहा था? नरेंद्र का कथन है। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? ये किसने कहा था? लेखक। नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले, किसने कहा? योगेश्वर, है ना। सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो चली, हम दोनों भी चुप चल पड़े। स्वगत और लेखक या नरेंद्र का कथन है। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरे आंखों में दया न थी, स्वगत चिंतन का कथन है। इससे अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर किस प्रकार बनते हैं उसे भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है तो इसका पूछा जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1913 ईस्वी। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था तो हिंदू पत्रिका में। कानों में कंगना किस कहानी संग्रह में है? कुसुमांजलि। कुसुमांजलि कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ? 6 कहानी। कौन कौन से वो भी हम लोग जानेंगे। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1890। कहाँ पर? रोहतास, बिहार में। लेखक को राजा की उपाधि कब मिली थी? 1 जनवरी 1920 ईस्वी को। अंग्रेजी सरकार में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के पद पर कब से कब तक रहे? 1922 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक। राजा जी किस यूनिवर्सिटी में सीनेट का सदस्य रहे? बिहार में। लेखक को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? यानी राधिका रमन प्रसाद सिंह को 1962 ईस्वी में, याद रखेंगे आप। उसके बाद नई धारा के संस्थापक और संचालक कौन थे? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। लेखक की कहानी संग्रह कुसुमांजलि में कौन कौन सी है? नहीं, लेखक की जो कहानी संग्रह है कौन कौन सी है? एक कुसुमांजलि तो है ही, उसके बाद कुसुमांजलि में ही कानों में कंगना है, उसके बाद गांधी टोपी, सामने समा, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, अबला क्या ऐसी सबला, बिखरे मोती धर्मधुरी। कानों में कंगन कौन पहनती है? किरण पहनती है। किरण के पिता और पति कौन थे? पिता योगेश्वर, पति नरेंद्र। लेखक राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का मृत्यु कब होता है तो 24 मार्च 1971 ईस्वी को। नरेंद्र योगेश्वर के पास क्या करने गया था? धर्म ग्रंथ पढ़ने। किरण किसकी कुटिया से कंगन उठा लाई थी? बाबा की। किन्नरी के प्रेम जाल में कौन फंस गया था? नरेंद्र। किरण का जान देने का कारण क्या था? नरेंद्र का किन्नरी से प्रेम। नरेंद्र को किरण के श्रृंगार बक्से में क्या मिला? छिपकली। इस कहानी के अंत में अन्य किसकी चर्चा है? दुष्यंत और शकुंतला की। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है ना। नरेंद्र को किरण के पास क्या मिला? अंत में 2 कंगन मिले। उसके बाद ये हो गया कहानी कानों में कंगना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 था। अब आएंगे हम लोग प्रकाशन वर्ष 1915, उसने कहा था। कहानी का नाम उसने कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म 1883 ईस्वी, जयपुर यानी राजस्थान में। मृत्यु भी 1922 ईस्वी, जयपुर यानी राजस्थान। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1915 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका में। इससे पहले जो कानों में कंगना थी वो हिंदू पत्रिका में और उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में। बहुत महत्वपूर्ण है, पत्रिका को याद रखना। यह हिंदी साहित्य की माइल स्टोन कहानी है। इसमें नायक लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम भाव के साथ साथ लहना सिंह के जीवन त्याग की बेमिसाल कहानी को वर्णित किया गया है। यह पूर्व द्वितीय शैली फ्लैशबैक शैली में रचित हिंदी की पहली कहानी है। इसकी कथा एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि से जुड़ी है तो दूसरी तरफ फ्रांस की ज़मीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की। इसकी कथा प्रेम और युद्ध की भावभूमि से सृजित है। अगर इस कहानी के प्रमुख पात्र की बात करें, कौन सी कहानी? उसने कहा था। जमादार लहना सिंह कहानी का नायक है और सूबेदारनी जी की बचपन का प्रेमी। फ्रांस की सेना में सूबेदारनी को तांगे वाले का घोड़ा से बचाया था। अगर इसके प्रमुख पात्र की बात करें तो जमादार लहना सिंह कहानी का नायक है और सूबेदारनी जी की बचपन का प्रेमी।
फ्रांस की सेना में नंबर 77 राइफल्स का जमादार, माफ़ कीजिएगा ये जो पहले वाला है ना, इसी को इसमें कुछ त्रुटियां थी है ना, तो फ्रांस की सेना ये पंक्ति जो इसमें त्रुटियां थी, इसलिए फ्रांस की सेना में ये है ना, हाँ, फ्रांस की सेना में नंबर 77 राइफल्स का जमादार यह बचपन में सूबेदारनी, ये पॉइंट को आप हटा दीजिएगा, ये नहीं है, ये किसी कारणवश गलतियां हो गई है, ठीक है। आगे आइए। फ्रांस की सेना में नंबर 77 राइफल्स का जमादार यह बचपन में सूबेदारनी को तांगे वाले का घोड़ा से बचाए थे। सूबेदारनी द्वारा दिया गया वादा को अपने प्राण का बलिदान देकर सूबेदारनी के बेटे और पति की रक्षा करता है। यह एक सिख था। कौन था? सिख, लहना सिंह, है ना। सूबेदारनी लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका, इसका विवाह सूबेदार से होता है। लहना सिंह इसे बचपन में कहा करता था, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब तेरी विवाह हो गई है। फ्रांस और जर्मन के युद्ध में अपने बेटे बोधा और पति सूबेदार की रक्षा करने की शिक्षा बचपन के प्रेमी जमादार लहना से मांगती है। इसके बाद और एक पात्र हैं सूबेदार। सूबेदार जी सूबेदारनी का पति और बोधा सिंह का पिता। बोधा सिंह का पिता थे और सूबेदारनी की पति। कौन? सूबेदार। फ्रांस सेना में फौज जिसे दाहिने कंधे से गोली आर पार हो जाती है। बोधा सिंह सूबेदार और सूबेदारनी का एकमात्र लड़का फौजी में भर्ती हुए 1 वर्ष हुआ। बजीरा सिंह की अगर बात करें, लहना सिंह के सेना में एक फौजी है जो कहानी के अंत में घाव से तड़प रहे लहना सिंह को पानी पिलाता है। और लपटन साहब और हजारा सिंह, और 2 पात्र हैं जो गौण पात्र हैं। कहानी की मूल संवेदना की अगर बात किया जाए तो इसकी संपूर्ण कथा की मूल संवेदना एक असफल प्रेमी लहना सिंह के पूर्व प्रेम की मधुर स्मृतियों के आधार पर प्रेमिका के पति और उसके पुत्र की रक्षा में आत्म बलिदान की कथा है ना। यानी मार्मिक है और भावुक कर देने वाली कहानी है। कथासार की अगर बात करें तो कहानी के प्रारंभ में एक लड़का लहना सिंह और लड़की सूबेदारनी बाजार के दुकान पर रोज़ाना मिलते हैं। लड़का को लड़की से प्यार हो जाता है और वह जब लड़की से मिलता है तो पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई है, मतलब आपकी शादी हो गई है। लड़की का अचानक कुड़माई यानी विवाह हो जाने से लड़का का प्रेम असफल हो जाता है। आगे चलकर वही लड़का सिख नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो जाता है। उसकी सेना में सूबेदारनी को दिए हुए वादे को निभाते हुए दोनों की रक्षा कर पाना अपना बलिदान, आत्म बलिदान देता है। विद्वानों के प्रमुख मत क्या क्या हैं इस कहानी को लेकर, उसने कहा था को लेकर। यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की ज़मीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की। ये गोपाल राय का मानना है ना। यूँ तो उसने कहा था मैं घटनाएं भी संजोग भी हैं और रोमांटिक दृष्टि भी है। नंद दुलारे वाजपेयी की बात है। उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। मधुरेश का कथन है। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है जिसे जो पढ़ेगा जीवन भर इसे नहीं भूल पाएगा। विनोद शंकर व्यास। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एमसीक्यू की अगर बात किया जाए तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915। किस कहानी में प्रेम के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि चित्रित है? उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका। और कानों में कंगना हिंदू पत्रिका, याद होगा ही आपको। कौन से रचनाकार मात्र 3 कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए? वो हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका उसने कहा था भी है ना। गुलेरी जी के 3 कहानियाँ कौन से हैं? उसने कहा था 1915, बुद्धू का कांटा 1914, सुखमय जीवन 1911। एक सरस्वती पत्रिका, एक पाटलिपुत्र और एक भारत मित्र में। तीनों आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसे लिख लें और याद करें। उसने कहा था कहानी किस शैली में लिखी गई? पूर्व दीप्त शैली यानी फ्लैशबैक मेथड में। गुलेरी जी ने नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन कब किया? 1902 में। लहना सिंह को कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? जांग और पसली में। बोधा सिंह कौन सा सूबेदारनी का बेटा? कितने जर्मन खाई में घुस पड़े थे? बोधा सिंह कौन था? सूबेदारनी का बेटा। और कितने जर्मन खाई में घुस पड़े? 70 जर्मन। जर्मन और सिखों की लड़ाई में कितने सिख मारे गए? 15। जमादार लहना सिंह का राइफल नंबर कितना था? 77। लहना सिंह के घायल अवस्था में उसे पानी कौन पिला रहा था? बजीरा सिंह। लहना सिंह सूबेदारनी से
क्या प्रश्न करते थे, तेरी कुड़माई हो गई। लाना सिंह पहली बार जब सूबेदारनी से मिला था तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी, 12 वर्ष। बचपन में लाना सिंह अमृतसर में किसके यहाँ रहता था, मामा के यहाँ। लाना सिंह को किस पर सख्त होता था, लपटन साहब पर। बौदा सिंह कांप क्यों रहा था, क्योंकि ज्वर होने के कारण, है ना, बीमार पड़ गया था, बुखार हो गया था। गुलेरी जी के प्रमुख निबंध कौन कौन हैं, पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म और मैरिस मोही कुठाऊँ। गुलेरी जी के माता पिता का क्या नाम था, लक्ष्मी देवी, और पिता पंडित शिवराम शास्त्री। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ। चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण कहानी है प्लॉट, कहानी का प्लॉट 1985 ईस्वी। लेखक शिव पूजन सहाय, जन्म 1893, मृत्यु 1963। जन्म कहाँ हुआ था, उनवांस गांव बिहार में। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के हैं। और मृत्यु 1963 पटना बिहार में। कहानी से संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह एक आंचलिक कहानी है ना। क्या है, आंचलिक कहानी है। शैली आत्मकथात्मकता शैली में लिखी गई है और विभूति कहानी संग्रह में कहानी का प्लॉट संग्रहित है। विभूति कहानी संग्रह 1926 और कहानी का प्लॉट 1985, याद रखेंगे। पात्र कहानीकार मुंशी जी भगजोगनी नायिका हैं और दारोगा हैं मुंशी के भाई। विषय अगर बात किया जाए इस कहानी का तो बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म का प्रभाव। यानी बेमेल विवाह मतलब अधेड़ उम्र के साथ शादी करवा देना, दहेज प्रथा किस प्रकार दहेज लिया जाता है और गरीबी का क्या असर होता है समाज में, ये सभी दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से, कहानी का प्लॉट में। ये हो गया। उसके बाद अंतिम कहानी को हम लोग जानने से पहले, और यानी 3 कहानी हो चुका है और 3 कहानी, कुल 6 कहानियाँ हैं। तो पूस की रात 1930, कहीं कहीं आपको 31 देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। लेखक प्रेमचंद, पात्र हल्कू हैं, जबरा है, जबरा जो कुत्ता होता है, और सहना बनिया है, मुन्नी हल्कू की पत्नी। यानी किस प्रकार यहाँ पर एक मार्मिकता को दिखाया गया है, भावुक कर देने वाली कहानी को दिखाया गया है कि एक पूस के माह में किस प्रकार गेहूं की जो खेती होती है और उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण किसान की व्यथा को दिखाया गया है। विषय क्या है, भारत के गरीब किसान की व्यथा, जाड़े में किसान की स्थिति, गरीब में पूस की रात के ठंड का वर्णन, कुत्ते और मनुष्य की दोस्ती किस प्रकार होती है और किस प्रकार यहाँ पर निर्दयी भाव से आग लगाया जाता है। ये चीज़ आग लग जाती है कहाँ पर, खेत में, वो चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। फिर कहानी की बात करेंगे, अगली कहानी पंचलाइट, जो कि 1950 से 1960 के दशक के बीच की कहानी है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी संग्रह ठुमरी से लिया गया है, 1959 ईस्वी में ठुमरी का प्रकाशन, और पंचलाइट का 1950 से 60 के दशक के बीच। पात्र बात करेंगे, इसमें गोधन है, गोधन जो कि पंचलाइट जलाते हैं। मुंडरी हैं, गुलरी के काकी, कनेली, मुंडरी जो नायिका हैं, और कनेली है मुंडरी की सहेली, सरदार, दीवान और फटंगी जहाँ, है ना। यहाँ पर देखेंगे कि समाज से निकाल दिया जाता है गोधन को, लेकिन वही अपने पंचलाइट को जलाने के काम में आते हैं। विषय आंचलिक कहानी है, पूर्णिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन है, पिछड़े ग्रामीण परिवेश का वर्णन है और ग्रामीण लोगों के सादगी का वर्णन है। जाति, द्वेष, वैर, बिरादरी के लोगों के विषय में है और व्यंग्यात्मक शैली में है। यहाँ पर दिखाया गया कि एक पंचलाइट सभी को मिल के खरीदते हैं, लेकिन जलाना नहीं आता है। उसके लिए एकमात्र लड़का होता है गोधन, जो पंचलाइट को जलाता है, जो कि उसे गांव से भगा दिया जाता है। कुछ ऐसे काम करते हैं अपने मुंडरी की वजह से, तो उस कारण वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिर मुंडरी के कहने पर गोधन को बुलाया जाता है और वही आकर पंचलाइट को जलाता है। और अंतिम कहानी है चीप की दावत, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष 1956। लेखक भीष्म साहनी। कहानी संग्रह है, पहला पाठ, 15 कहानी है इसमें, जिसमें से पहला 15 कहानी है पहला पाठ में, और कहानी संग्रह का नाम है पहला पाठ। इसमें 15 कहानी है जिसमें से चीप की दावत है। प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी। अगर इसके प्रमुख पात्र की बात किया जाए, सामनाथ, उनकी पत्नी, सामनाथ की माँ चीप, सामनाथ का अमेरिकी बॉस, और इसके शिष्टाचारी और आदर्शवादी को दिखाया गया है ना। साथ ही साथ विषय की अगर बात किया जाए
तो पदोन्नति के लिए चीफ की खुशामदी का वर्णन है, माँ के दुख व बलिदान का चित्रण है, मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन, दिखावटीपन, स्वार्थपरकता का चित्रण को दर्शाया गया है। अगर आप इस कहानी को नहीं पढ़ें तो एक बार समय निकाल के अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक लोग जो भी वर्तमान समय में जी रहे हैं अपने पदोन्नति उन्नति के लिए, यानी अपना प्लेसमेंट चाहते हैं, किस प्रकार हमारा पद उन्नति हो, मतलब जो काम को कर रहे हैं उससे बेहतर काम कैसे मिले, इसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। जो यहाँ पर चीफ होते हैं, चीफ को बुलाया जाता है अपने घर, चीफ की दावत है, बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और आकर उसे क्या किया जाता है कि उसके लिए व्यवस्था सारी की जाती है। लेकिन व्यवस्था होने के बावजूद ये समस्या दिखाया गया है कि उसकी माँ है, माँ को अलग कोठरी में रखा जाता है ताकि वो शांतिपूर्वक रहे, लेकिन उसके माँ की वजह से ही यह कहानी आकर्षक हो जाता है। माँ खांसती है और चीफ की दावत उनसे मुलाकात करने चले जाते हैं और माँ को कहा जाता है कि आप अलग कोठरी में रहें, कहीं आपके वजह से पदोन्नति रुक जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस प्रकार की समस्या हैं जो कि चीफ की दावत को एक बार आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर माँ के दुख व बलिदान का भी चित्रण है। माँ दुखित हो जाती है, उन्हें नहीं पता कि हम बेटे की वजह से, हम बेटे को उन्नति नहीं करवा पा रहे हैं, मेरे वजह से इनकी बेइज्जती हो रही है और सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की भावना रखती है कौन? उनकी माँ। तो यहाँ पर दिखावटीपन को भी दिखाया गया है, बहुत सारे दिखावटीपन है। सोचते हैं कि हम बहुत रईस हैं और इस प्रकार की रईस वाला ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं, जबकि सामना तो ऐसा रहते नहीं, वास्तविक जीवन को दिखाना नहीं चाहते हैं। स्वार्थपरकता को चित्रण दर्शाया गया। स्वार्थपरकता यानी सिर्फ अपनी उन्नति के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसको माँ के वजह से ही कहानी में 4 चांद लग जाता है। ये थी कहानियाँ जो कि बी स्टेट यानी बिहार स्टेट में पेपर 2 में लगी हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है अगर कहीं किसी प्रकार की त्रुटि देखने को मिली हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो फिर भी आप अवश्य बताएं। धन्यवाद।